ये तहरीक तो मुसलसल चल रही है मेरे भाई। कोशिश ये रही है इमरान खान की, और बार बार उन्होंने कहा है, क्योंकि मईशत के हालात खराब नजर आ रहे थे, कि मजीद मुल्क में अफरा तफरी न फैले और वो लोग जो जिम्मेदार हैं, जिनके पास फैसला साजी का इख्तियार है, वो पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, किस तरफ पाकिस्तान जा रहा है, उसको देखते वक्त ये खुद फैसला कर लें। लेकिन अगर वो फैसला नहीं हो रहा और ये तमाम का तमाम बोझ जो है पाकिस्तान के अवाम के ऊपर पड़ रहा है, हम ये तो नहीं चाहते कि ये वहां तक आखिर में बात पहुंच जाए जहां किसी के भी बस में ना रहे इसकी बेहतरी की तरफ ले जाना। कल के दिन जो आलमी मंडी के अंदर हुआ है, पाकिस्तान के बॉन्ड्स को, सुकूक को लेकर, इससे ज्यादा खतरनाक सूरत हाल पाकिस्तान की तारीख के अंदर पहले कभी नहीं। तो मसला ये है कि ये हर इलेक्शन से भाग रहे हैं। जो 9 इंतखाबात होने थे, इमरान खान जहां से खड़े हुए थे, ज़मीनी इंतखाबात होने थे, उन्होंने सैलाब के नाम के ऊपर वो इलेक्शन मुलतवी कर दिए इलेक्शन कमीशन ने, जिन शहरों के अंदर सैलाब का नामो निशान कोई नहीं था। वो सबसे बड़ा पैगाम है ये कि ऊपर अल्लाह की जात है और नीचे अवाम की ताकत है। भाग रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि इमरान खान से सियासी मैदान में मुकाबला करना नामुमकिन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एक्सपर्ट्स में मैं आपको खुश आमदीद कहूँगी। पैनल का तारुफ करवा देती हूँ। आज के पैनल में डॉक्टर जमील अहमद साहब होंगे, नवीद हुसैन साहब, सलमान आबिद साहब, नसीम सदीकी साहब, आयशा साहिबा आज के पैनल का हिस्सा हैं। नाज़रीन, मुल्क में हर गुजरते दिन के साथ सियासी महाजराई बढ़ रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सड़कों पर है, मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं। आज इमरान खान साहब रहीम यार खान में हकीकी आज़ादी की तहरीक का हतमी ऐलान करने जा रहे हैं और वो मुमकिना तौर पर इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का ऐलान भी कर सकते हैं। लेकिन कौमी असम्बली में वापसी से मुतल्लिक इमरान खान और पीटीआई क़यादत के रवैये में एक नरमी देखने में आ रही है। 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई को कौमी असम्बली में वापसी का मशवरा दिया था। गुज़श्ता रोज़ भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सियासी क़यादत पर जोर दिया कि वो मुल्क में सियासी इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात और बातचीत करें। और आज इमरान खान ने कौमी असम्बली में वापसी के लिए मशरूत आमादगी जाहिर की है और गवर्नमेंट को पेशकश की है कि अगर वो अमरीकी साइफर की तहकीकात कराएं तो वो और उनकी पार्टी कौमी असम्बली में वापसी के लिए तैयार है। इसी मुनासबत से एक्सपर्ट्स के लिए पहला और बड़ा सवाल होगा। सलमान आबिद साहब, मैं आपसे आगाज़ करी हूँ, चूँकि इससे पहले इमरान खान साहब कहते थे मैं वापस नहीं जाऊँगा, इस गवर्नमेंट से बात नहीं हो सकती, सिर्फ एक सूरत है कि अगर ये इलेक्शन पर बात करें तो मैं बैठने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अब पार्लियामेंट में वापसी की मशरूत रजामंदी उन्होंने दी है कि उन्होंने जिस तरह से कहा कि अमरीकी साइफर पर बात करें, उसकी तहकीकात कराएं। आप समझते हैं क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली में वापस जा सकती है? देखिए, पाकिस्तान में तो सब कुछ मुमकिन हो सकता है, लेकिन आपने दूसरी शर्त का नहीं बताया जो इमरान खान साहब ने रखी है, और वो दूसरी शर्त यह है कि फौरी तौर पर इंतखाबात का ऐलान भी किया जाए। और जब इंतखाबात का ऐलान हो जाएगा तो फिर जो बीच का जो पीरियड है उसमें वो पार्लियामेंट में जाने के लिए तैयार है। देखिए, इमरान खान साहब इस वक्त जहाँ खड़े हैं वो बुनियादी तौर के ऊपर फौरी इंतखाब चाहते हैं। अब वो फौरी इंतखाब तो शायद पहले वो अक्टूबर नवंबर की बातें कर रहे थे, वो मुमकिन नज़र नहीं आ रहा, लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अब उनके जहन में अगले साल मार्च का खाका है। अब अगर हुकूमत ये मानती है तो बात तो आगे चल सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर हुकूमत इसी बात पे बज़द है कि अगस्त 2023 से पहले इंतखाबात नहीं होंगे, तो फिर इमरान खान अगर वापस जाते हैं पार्लियामेंट में तो उनके लिए फिर सियासी सुबकी भी होगी ना। एक बात, वो क्या लेके जाएंगे और क्या मैसेज देंगे कि वो जो बयानिया उन्होंने इतना बड़ा बनाया हुआ है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान को जो है वो बगैर किसी शर्त के, ये जो आपने अभी कहा ना कि जो आलमी साजिश वाली बात है, मेरा ख्याल है अब ये बात आगे चलेगी है। बुनियादी नुक्ता जो इस वक्त फंसा हुआ है वो यही है कि क्या फौरी इंतखाबात हो सकेंगे या नहीं हो सकेंगे। और अभी हुकूमत जो है वो किसी भी सूरत में तैयार नज़र नहीं आती कि वो फौरी इंतखाब करवाना चाहती है। वो तो कह रही है कि हम अगस्त 2023 से पहले इंतखाब नहीं करवाएंगे। आपने देखा ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने कहा अभी तो लेवल प्लेइंग फील्ड ही नहीं है, यानी ये मैच एकतरफा होगा। अगर इलेक्शन हो गए तो इमरान खान जीत जाएंगे, तो पहले तो लेवल प्लेइंग फील्ड हो जिसमें हमारी भी जो जमातें हैं, हुकूमती जमातें, उनको कोई रिलीफ मिल सके, वो लोगों को कुछ डिलीवर कर सकें, फिर हम इंतखाबात में जाएंगे ना। ऐसे मौके पे इंतखाबात कराने का एक तरीका तो उन्होंने पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात देख लिए, और फिर आपने देखा कि जिस तरह से 9वीं असम्बली के हल्कों में इलेक्शन होना था वो पोस्टपोन हुए, लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन पोस्टपोन हो रहे हैं। तो मुझे लगता यह है कि इमरान खान की ये जो स्ट्रेटजी है ये बुनियादी तौर पर एक दफ़ा फिर इस्टेब्लिशमेंट पर और हुकूमत पर दबाव डालने की है कि अगर आप हमें अंदर लेके जाना चाहते हैं तो पहले आप बुनियादी तौर पर इंतखाबात के ऊपर तो इत्तफाक करें ना। अगर वो इत्तफाक नहीं होना तो फिर इमरान खान तो अपनी मुज़ाहमत जारी रखे हुए हैं। अब ये देखना ही है कि हुकूमत इसमें क्या रवैया अख्तियार करती है या इस्टेब्लिशमेंट क्या रवैया अख्तियार करती है।
मुझे इम्कान नजर नहीं आ रहा कि फौरी तौर पे बगैर किसी शर्त के इमरान खान साहब जो है वो पार्लियामेंट में चले जाएं। सही। डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, जिस तरह सलमान आबिद साहब फरमा रहे हैं कि इन्हें लग नहीं रहा कि फौरी तौर पर बगैर किसी शर्त के इमरान खान साहब वापस जा सकते हैं, लेकिन अब उनके लहजे में एक नरमी देखने में आ रही है। चीफ जस्टिस साहब ने भी उनको असम्बली में वापसी का मशवरा दिया, साथ उनके अपने रहनुमा फैसल जावेद भी ये कहते हैं कि चीफ जस्टिस का जो असम्बली में वापसी का मशवरा है ये बड़ा मुनासिब है। अब एक तरह की उन्होंने मशरूत वापसी का ऐलान किया इमरान खान साहब ने, ऑल्दो वो इलेक्शन पर भी बात करना चाहते हैं, लेकिन अमरीकी साइफर की तहकीकात के हवाले से भी उन्होंने कहा है। आपको लगता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब असेंबलीज में, पार्लियामेंट में वापस जा सकती है? या ये सारे इशारे जो मिल रहे हैं ये थोड़ी सी इस वक्त इशारे इसी चीज के मिल रहे हैं कि लचक थोड़ी सी नजर आना शुरू हो गई है, और उस लचक की वजूहात एक नहीं कई हैं। एक तो ये है कि जो पहले मई के महीने में मोबिलाइजेशन की इमरान खान साहब ने, उस पे क्या उसका हासिल हुआ, क्या उससे फवायद हासिल हुए, और उसके बाद अब अगर मोबिलाइजेशन होगी तो उनकी फोर्सिएबल ये समझते हैं, अगर पीटीआई ये समझती है कि इस मोबिलाइजेशन और इस प्रोसेशन और की वजह से अगर इस्लामाबाद की तरफ मार्च किया जाए तो फिर हुकूमत जो है खुद ब खुद निकल जाएगी और खुद ब खुद छोड़ देगी अपने हुक्मरानी, जो पीडीएमए की हुकूमत है, मखलूत हुकूमत। तो वो कैलकुलेशन मैं समझता हूँ कि सही, वो खुद भी समझते हैं कि ऐसा मुमकिन नहीं है जब तक कि उनको कोई ऐसी सपोर्ट ना मिले जो पहली सपोर्ट उनको जारी थी। और जो वो पहले वाली सपोर्ट जारी थी, वो सपोर्ट का जारी रहना या मिलना बहुत मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि उस सपोर्ट की वजह से जो नुकसान उठाया इदारे ने, वो इदारा अब उसको मजीद आगे लेके उसको नहीं बढ़ना चाहता है, और उसका कोई मफाद नेशनल लेवल पर इदारे के अपने तखमीने के जो मुझे अंदाजा हो रहा है या जो लोग समझते हैं, उससे कोई ज्यादा मफाद हासिल भी नहीं हुआ। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो बगैर सपोर्ट के ये महसूस नहीं होता। और उस सपोर्ट से मेरा इशारा ये है कि जो छोटी पार्टियां हैं उन पर अगर प्रेशर पड़े, एमक्यूएम हो गई, बाप हो गई, इस किस्म की, और फिर उनको अगर जो उन्होंने इशारा दिया है कि हम असेंबली में जाते हैं, तो फिर वो नो कॉन्फिडेंस मूव लेके वो आ सकते हैं। लेकिन ये है कि वो अगर अपने बलबूते पर, अपनी नेगोशिएशन पर इन पार्टियों से अगर बात करके और अपने तरफ माइल कर सकते हैं जैसे पहले इनके साथ ही थे वो, तो फिर तो आसान रहा। सवाल ये कि किस हद तक इस्लामाबाद पर में प्रेशर माउंट कर सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि जो तैयारी हुकूमत दिखला रही है, हुकूमत ने खंदकें खोदनी है, हुकूमत अपने तमाम सूबों से मजीद फोर्स की कुमक बुला रही है, हुकूमत ने तमाम सूबों से जितने सुई गैस के शेल्स थे वो मंगवा लिए गए हैं, मजीद जो जो सहूलतें उनको चाहिए वो मंगवा ली हैं। तो महसूस होता है कि हुकूमत बड़ी तैयारी के साथ है कि डिस्पर हमने देखा है माजी में भी, चाहे वो मौलाना कौसर नियाजी के वक्त में जो प्रोसेशन इस्लामाबाद में आए, या मिलियन बार जमात इस्लामी ने किया, या उसके बाद वाले, तो अगर हुकूमत वाकई में बहुत अगर अपने इरादे मुस्तहकम करके बैठ जाए तो वो उससे नबरदार होने की सलाहियत रखती है। अब उसका नुकसान कितना होता है, जाहिर है जब पुलिस की कोई एक्शन होता है तो उसमें नुकसान हो सकता है, और उस नुकसान के बाद जाहिर है मोबिलाइजेशन मजीद बढ़ सकती है। लेकिन इस वक्त मैं यही देख रहा हूँ आगे के रास्ते कुछ हमवार होते जा रहे हैं, जिसमें इमरान खान के असेंबली में पहुंचने के उनकी पार्टी के ज्यादा चांसेस नजर आते हैं। और वो इशारे आपने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से देख लिए, वो इशारे आपने ये जो साइफर की इंक्वायरी है, ये बहुत आसान सा काम है, इंक्वायरी ऑर्डर हो जाएगी और बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड ये इंक्वायरी है, इसके रिजल्ट्स भी आ जाएंगे। इमरान खान की जब ये कंडीशंस कुछ पूरी हो जाएंगी तो राह फिर रह जाएगा एक इलेक्शन की डेट का। उस पे देखिए वो किस हद तक नेगोशिएशन करते हैं। इस वक्त फ्लड के बाद इलेक्शन के क्या हालात है या नहीं है, सुप्रीम कोर्ट पर भी इस पे रोशनी डाल सकती है। लेकिन जो 1/3 अभी भी पाकिस्तान का हिस्सा है, जो लोग अपने सड़कों पर बैठे हुए हैं, क्या वो वोट डालने के काबिल होंगे? तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और वो पीटीआई इस चीज का इदराक रखती है, मैं समझता हूँ, और उसके लिहाज से हो सकता है कि पीटीआई भी बाद में यही सोच
कि हाँ और किसी न किसी चीज पर राजी हो जाए। जी बिल्कुल। नवीद हुसैन साहब, जब हम कल बात कर रहे थे इस तहरीक के हवाले से इमरान खान साहब की, ज़ाहिर है सब एक्सपर्ट्स इस बात पर मुत्तफिक थे कि इस वक्त जो पाकिस्तान की सूरत हाल है, ख़ासतौर पर जब हम सैलाब ज़दगान इलाकों की बात करते हैं, 1/3 एरिया जो इस वक्त इफेक्टेड है, लोग मुतासिर हैं, तो मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अब जिस तरह इमरान खान साहब के लहजे में एक लचक नरमी देखने में आई है, बहरहाल वो आज के जलसे में अब क्या ऐलान करते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि आखिरी कॉल है जो मैं आज दूंगा और ये बड़ी हतमी कॉल होगी। बड़े बड़े इस हवाले से उनके रहनुमाओं ने भी इशारे भी दिए हैं, कुछ खुफिया बातें भी की हैं कि बड़ी सीक्रेट्स हैं, जिस दिन वो कॉल एहतजाज अनाउंस करेंगे तो वो सबके सामने आएगी। आपको क्या लगता है कि इमरान खान साहब अब इलेक्शन, क्योंकि खबरें ये भी हैं कि उनको कह दिया गया है वाज़ेह तौर पर कि अभी इंतखाबात नहीं हो सकते, तो आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब इदराक है, वो वापस असम्बलियों में जाएगी, जा सकती है? आप क्या किस तरह से देख रहे हैं इसको? जी नवीद हुसैन साहब, अपने प्रोग्राम के शुरू में बात की कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से चीफ जस्टिस ने जो मशवरा पीटीआई को दिया कि वो असम्बलियों में वापस आ जाए, और कल जो कॉन्फ्रेंस में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने जिस तरह की बातें की हैं कि जो सियासी मामलात हैं, सियासी डेडलॉक जो होता है, तो सियासी डेडलॉक को सियासी मैदान में ही हल करना चाहिए, उसको टेबल टॉक से ही हल करना चाहिए, उसको पार्लियामान में बैठ के ही हल करना चाहिए, ना कि हम किसी एम्पायर का या किसी न्यूट्रल का इंतजार करें। अगर हम एम्पायर्स और न्यूट्रल्स का इंतजार करते रहेंगे तो इसका मतलब है हम अवाम की ताकत के ऊपर और पार्लियामान की ताकत के ऊपर यकीन नहीं रखते और हम किसी और तरफ देख रहे हैं। और शायद यही सोच है जो कि गैर जमहूरी ताकतों को जो है वो सियासत में आने पे इनकरेज करती है। तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत मुनासिब मशवरा था पीटीआई के लिए और इमरान खान साहब के लिए कि इस वक्त जो सूरत हाल है, मुल्की सूरत हाल, जो कि अब जो माशी सूरत हाल बहुत बुरी है, आगे और बुरी नज़र आ रही है, और जिस तरह से पूरा मुल्क जो है वो सैलाब की जद में है, सारी दुनिया जो है एक सिंपैथी एक जनरेट हुई है, एक आउटपोरिंग ऑफ एम्पैथी हम देख रहे हैं पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी में। तो उस सूरत में इमरान खान साहब, जैसे मैंने कल अर्ज किया था, आई डोंट नो कि उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, वो क्या चाह रहे हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म में इंतखाबात होते नजर नहीं आ रहे, जबकि 30 मिलियन के करीब लोग जो हैं वो शेल्टरलेस हैं, वो जो है वो खुले आसमान के नीचे पड़े हैं। तो उस सूरत हाल में क्या जो माशी सूरत हाल है और जिस तरह से सैलाब की सूरत हाल है, क्या उसमें इलेक्शन जो है वो इमीडिएटली हो सकता है? तो मेरे ख्याल में तो वो नहीं हो सकता। अब रहा सवाल ये कि इमरान खान साहब क्या वापस आ सकते हैं? अगर उनके लहजे में नरमी आई है, उनकी अप्रोच में अगर थोड़ा चेंज आया, तो मैं समझता हूं कि ये खुशाइंद बात होगी। जहां तक ये सवाल उठता है कि क्या ये पॉसिबल है, तो वो किसी ने खूब कहा था कि पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ द पॉसिबल, द आर्ट ऑफ अटेनेबल एंड द आर्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट। तो नेक्स्ट बेस्ट की तरफ जाना चाहिए, ये ना कि इमरान खान साहब अपने आप को और अपनी पार्टी को एक बंद गली में धकेल रहे हैं। हमने देखा जो उन्होंने मई में जो जिस तरह का हाइप क्रिएट किया था और जो मार्च उन्होंने इस्लामाबाद की तरफ किया और जो वो मिलियंस ऑफ लोग लाने की बात कर रहे थे, तो वो मार्च भी फिजल आउट हुआ। तो अभी भी जब ऑब्जेक्टिव सामने प्रॉपरली लेड आउट ऑब्जेक्टिव नहीं है, क्योंकि अभी भी जो उन्होंने बारहा बात की है, तो ये नहीं लगता कि वो क्या रहे हैं। तो दूसरी तरफ ये कि एक तो इमरान खान साहब को अपने रवैये में लचक दिखानी चाहिए, तो दूसरी तरफ गवर्नमेंट की साइड से भी मेरे ख्याल में जो हॉक्स हैं गवर्नमेंट के अंदर, जो इस तरह के प्रोवोकेटिव किस्म के बयानात दे रहे हैं और जो पीटीआई को और पीटीआई के मेंबरान के खिलाफ जिस तरह के इश्तियाल अंगेज बयानात आ रहे हैं, मेरे ख्याल में वहां पे भी जरूरत है कि गवर्नमेंट साइड्स को भी जो अपने हॉक्स हैं उनको रेन इन करे, उनको थोड़ा सा बयानात से रोके और फिर बैठ के जो है वो मुज़ाकरात, जैसे मैंने कहा कि जमहूरियत में टेबल टॉक से जो है वो मामलात तय होते हैं, तो दोनों अतराफ बैठ के, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये नामुमकिन है।
बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि दोनों अतराफ इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए और गवर्नमेंट की भी ज़ाहिर जिम्मेदारी बनती है इस तरह के इश्तियाल अंगेज़ जो उनके रहनुमा बयानात देते हैं उनसे गुरेज करना चाहिए। और बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, टेबल टॉक ही हल है और उसी की तरफ बढ़ना चाहिए। नसीम सिद्दीकी साहब, आप क्या समझते हैं, इमरान खान साहब की अप्रोच अब बदलती हुई नज़र आ रही है कि वो वापस असम्बलीज में जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दुआ, बहुत शुक्रिया। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब की कोई अप्रोच बदलती हुई नजर आ रही है। उनका उसी तरह एंग्री यंग मैन वाला उनका रवैया है और वो बिल्कुल भी मेरे ख्याल से असेंबलियों में जाने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, वो ये शर्त लगा सकते हैं कि आप पहले वो जो साइफर था उसके बारे में एक फैसला करके उसको सामने लाएं, यानी कि इस बात को माने कि मेरे खिलाफ साजिश हुई थी अप्रैल में, और वो तो हुकूमत कभी भी नहीं मानेगी। दूसरी, वो कहते हैं इलेक्शन का ऐलान कर दे तो असेंबली में आ जाएंगे, तो इसका मतलब है कि वो ना आने वाली बात है। दूसरी तरफ ये है कि मैं अपने दोस्तों की बात भी सुन रहा था, वैसे भी डिस्कशन सारे दिन होती रहती है। जिस तरह महंगाई का रोना रोया जाता था इमरान खान साहब के दौर में, जब पेट्रोल $150 $180 था, वो आजकल शोरों वोगा भाइयों की तरफ से कहीं नजर नहीं आता। अभी की अगर आप बात करें तो अगर आप आलमी तौर पे देखें, दुनिया की मईशत डाउन जा रही है कोविड के बाद, फिर यूक्रेन वॉर के बाद, लेकिन पाकिस्तान का जो हाल हुआ है, ये महंगाई मार्च लेके आए थे बिलावल भुट्टो जरदारी डी चौक तक, उसके बाद मौलाना फजल रहमान ने धरना दिया था और हर वक्त महंगाई की बात करते थे और कहते हैं कि पाकिस्तान दिवालिये के करीब जा रहा था, इस वजह से हमने टेक ओवर किया। जिस असेंबली को ये मानते ही नहीं थे, 2018 के इलेक्शन के दूसरे दिन से ये रट शुरू कर दी थी तमाम उस वक्त के जो अपोजिशन लीडर थे, बल्कि मौलाना फजल रहमान तो कहते थे कि इस असेंबली में बैठे ही नहीं। जिस असेंबली को ये नाजायज असेंबली बोलते रहे, सिलेक्टेड वजीर आजम बोलते रहे, ऐसी क्या वजूहत सामने आ गई कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाए और उसके बाद उन्होंने जो है वो कंटिन्यू किया, और कंटिन्यू करके जो महंगाई का तूफान इन्होंने आवाम के ऊपर बम गिराया है उसको देखें तो मतलब हर बंदा आज परेशान है। बिजली के बिल नहीं दिए जा रहे, बल्कि कई फैक्ट्री ओनर्स हैं, उन्होंने कहा कि हमारी तमाम लेबर ने अप्लाई किया है कि हमें एडवांस सैलरीज दें ताकि हम अपने बिजली के बिल पे कर सकें। इतनी महंगाई का तूफान है। बिल्कुल सही कह रहे थे कि 3-3.5 करोड़ हमारे जो सैलाब ज़दगान है भाई हमारे हैं, उनकी मदद करनी चाहिए। वो डिस्प्लेस है, लेकिन 19 करोड़ जो आवाम है वो भी तो डिस्प्लेस है, वो भी तो घरों में नहीं जा सकते। उनको बिजली का मसला है, रोटी का मसला है, सैलरी का मसला है, उनके ऊपर भी बड़े मसाइल है। दूसरी तरफ बात यह है कि आपने देखा कि आलमी इदारों ने भी कहा कि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल अनसर्टिनिटी है, स्टेबिलिटी नहीं है, जिसकी वजह से आप देखें कि IMF का लोन भी पास हो गया, आपको पैसे भी मिल गए, लेकिन रुपया भी कंट्रोल नहीं हो रहा, डॉलर भी कंट्रोल नहीं हो रहा। तो इस वक्त बिल्कुल अगर आप जल्द अज जल्द पाकिस्तान में इलेक्शन करवा दे, एक तो ये पॉलिटिकल अनसर्टिनिटी खत्म हो जाएगी, दूसरी जब हुकूमत 5 साल के लिए आएगी तो उसके आने से बाकी इदारों के थोड़ा कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा। आपकी बात भी बड़ी जेन्युइन है, जाहिर है महंगाई तो अपनी जगह पर है, बल्कि उससे बढ़ चुकी है जिस तरह के ये वादे दावे करके आ रहे थे, और आए दिन लग यही रहा है कि इनकी कंट्रोल से बाहर है। आयशा साहिबा, आपको क्या लगता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वापस जा सकती है असेंबली से? देखिए, मेरा तो ख्याल है उनको जाना चाहिए, और मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रही कि कोई पॉलिटिकल प्रेशर विद इन द पार्टी या कुछ इस तरह का कोई मामला है। जो उनकी सपोर्ट बेस है, जो यंग अगर पॉपुलेशन है जो उनको सपोर्ट करती है, उनका यही राय है, मेरा ख्याल है मेजॉरिटी की यही राय होगी कि उनको असम्बली में वापस जाना चाहिए। उनकी जो बेस बेसिकली, जो मेरा ख्याल है इमरान खान साहब को डर भी यही है कि जो उनकी यंग बेस है, जो जिनको वो मोबिलाइज़ करने की बातें करते हैं और कोशिश करते हैं, वो अगर पीछे चली जाएगी तो उनके पास कुछ रहेगा नहीं जिसकी बेस पे वो इलेक्शन जीत सकें। तो असम्बली में अगर वापस जाएंगे, डेमोक्रेसी और वो जो एलिमेंट तहरीक इंसाफ का जो मैंडेट था कि जी हम डेमोक्रेसी के हक़ में और ये सारी चीज़ें, तो वो चीज़ वापस आ जाएगी। तो इसलिए उनको ऑब्वियसली वापस जाना चाहिए। दूसरा, ये जो इलेक्शंस की बातें हो रही हैं और डिस्प्लेसमेंट की बातें हो रही हैं, देखिए रिहैबिलिटेशन का जो प्रोसेस है वो अपनी जगह, वो जितनी जल्दी हुकूमत कर सकेगी, और अगर तो इलेक्शन करवाने हैं तो हुकूमत को मेरा ख्याल है एक भला तो ये करना चाहिए कि रिहैबिलिटेशन प्रोसेस को जो है वो उसको जल्दी कर लें, ताकि लोग भी अपनी जगहों पर चले जाएँ, फिर आपका इलेक्शंस भी हो जाएगा। फिर आप ये भी नहीं कह सकेंगे जी इतने लोगों ने तो वोट डाले नहीं और इतने लोगों ने डाला तो नहीं डाला, ये मामला भी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन फ़िलहाल जो ऑन ग्राउंड सिचुएशन है, इलेक्शंस मेरा नहीं ख्याल इमरान खान के प्रेशर में आके इतनी जल्दी करवाने चाहिए। आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आपके पास चीज़ें नहीं हैं, सारी चीज़ें डिस्प्लेस हुई हुई हैं, आपकी जो अटेंशन है वो डाइवर्ट हुई हुई है, तो आप इलेक्शंस किस तरह कराएंगे? उसकी बेस पर तो नहीं करवा सकते कि जी आपकी जो है वो मोबिलाइजेशन आपने करवानी है और आपने प्रेशर बिल्टअप रखना है। तो मेरा ख्याल है, लेकिन उनको एक चीज़ ज़रूर करनी चाहिए जो है वो ये असेंबली में उनको वापस आके फिर अपने पॉलिटिकल एजेंडा या जितनी भी चीज़ें हैं उनको आगे लेके बढ़ना चाहिए। बिल्कुल आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया जी। ये सियासी मामला ज़ाहिर है टेबल टॉक के जरिए हल होते हैं। राय आप जान चुके हैं एक्सपर्ट्स की।
ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से हम वापस आएंगे। हमारा दूसरा सवाल होगा, सैलाब की तबाही से निपटने के लिए आलमी बरादरी से मदद की अपील, क्या प्राइम मिनिस्टर दुनिया की हिमायत हासिल कर पाएंगे? राय लेंगे ब्रेक के बाद। More than 1,500 of my people have been gone from this world in this great flood, including over 400 million, over 400 children. Far more are in peril from disease and malnutrition. As we speak, millions of climate migrants are still looking for dry land to pitch their tents on, with heartbreaking losses to their families, their futures and their livelihoods gone for long times to come. नाज़रीन, सैलाब मुतासरा इलाकों में सूरत हाल बद से बदतर हो रही है। सैलाब के बाद बीमारियों का फैलाव दूसरी आफत बनने लगी है, लेकिन आलमी बरादरी की जानिब से फंड्स और इमदाद की फराहमी सुस्त रवि का शिकार है। अक़वाम मुत्तहिदा ने 31 अगस्त को $16 करोड़ की एमरजेंसी फ्लैश अपील की थी, जिसके जवाब में कई मुल्कों ने $15 करोड़ देने के वादे और ऐलानात भी किए, लेकिन 25 दिन गुजरने के बावजूद अब तक सिर्फ $6 करोड़ मौसूल हो सके। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने दुनिया को पाकिस्तान की मदद करने और कर्जों में रिलीफ फराहम करने का मुतालबा किया। गुज़श्ता रात प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने जनरल असम्बली से खिताब किया, दुनिया को सैलाबी सूरत हाल और मुतासरीन की हालत ज़ार से आगाह किया। एक बार फिर मदद की उन्होंने अपील की और ख़बरदार किया कि दुनिया की गलतियों की सज़ा पाकिस्तान भुगत रहा है, हमें इंसाफ दिया जाए। अगर आलमी इमदाद ना मिली तो पाकिस्तान में क़यामत टूट पड़ेगी। इसी से मुतल्लिक हमारा सवाल होगा, डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। सैलाब की तबाहकारियों से निपटने के लिए जिस तरह से आलमी इमदाद हम देख रहे हैं सुस्त रवि का शिकार है, आप समझते हैं क्या प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ एक बार फिर दुनिया से मदद की जो अपील कर रहे हैं, क्या पाकिस्तान आलमी बरादरी की हिमायत हासिल कर पाएगा? देखिए, एक अच्छी पेशरफ्त है प्राइम मिनिस्टर ने जिस अंदाज में पेश किया है जनरल असेंबली में। पहली तो बात यह है कि हमें इस चीज़ को समझना होगा कि जनरल असेंबली में अगर किसी चीज़ का इजहार किया जाए तो उसका क्या वजन होता है और उसकी क्या इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है। उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए कोई इम्प्लीमेंटेशन टूल नहीं है। अगर वो चाहे तो जीरो उसकी इम्प्लीमेंटेशन करें, वो चाहे तो यानी दुनिया अक़वाम चाहे तो उसकी 50% और 100% इम्प्लीमेंटेशन करे। अब रहा सवाल कि डोनर कॉन्फ्रेंस और अपील, फ्लैश अपील जितनी भी यूएनओ की होती है, क्योंकि मैं यूएनओ के साथ मुंसलिक रहा हूँ, मुख्तलिफ ममालिक में मैंने सरबराही की है, तो वो कभी भी जो प्लेजेस होते हैं उसके मुताबिक कभी नहीं, 40% से ज़्यादा अगर आ जाए तो बड़ी खुशकिस्मती होती है। तो 40% से ज़्यादा तो वैसे भी प्लेजेस मटीरियलाइज नहीं होते हैं। अब रहा सवाल कि प्राइम मिनिस्टर जनरल असेंबली में जिस अंदाज में इस बात को पेश किया गया है, क्या हमारी ये कौमी जो इस वक्त हमारी रिक्वायरमेंट है उसका मुतकाजी था? जवाब है कि हाँ, इसका मुतकाजी था, इसलिए कि जो बाइडन ने भी इसी का जिक्र किया है और इसी का जिक्र किया सेक्रेटरी जनरल ने भी, और इसी का जिक्र किया बाकी टर्की के सरबराह ने और बाकी बहुत सारे सरबराहों ने। तो इससे महसूस होता है कि ये जो पब्लिक डिप्लोमेसी के तहत दुनिया को आगाही दी जा रही है और दुनिया को बावर कराया जा रहा है कि हम कसूरवार नहीं, लेकिन हमें अपनी खता की सजा नहीं मिल रही है, और ये बाकी सरबराह ने कहा है, तो इसका फायदा यकीनन आगे जाके डिप्लोमेसी इज द नेम ऑफ कंसिस्टेंसी एंड कॉन्टिन्यूटी। अगर हमारे सफारत खानों ने बड़े बड़े ममालिक में जो है अगर उन्होंने इस बात को आगे लेके चलते रहे तो हमें इसमें काफी महसूस होता है कि फायदा हो जाएगा और हमारी जो प्लेजेस हैं वो मटेरियलाइज काफी हद तक हो जाएंगे। जी, नवीद हुसैन साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं? बार बार अपील कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर, अपनी सतह पर अपील कर रहे हैं, आलमी बरादरी पाकिस्तान की मदद करेगा? क्योंकि अब तक तो जिस तरह मदद के दावे किए गए थे उस तरह से आई नहीं है। दुआ, सबसे पहले मेरे ख्याल में जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने जनरल असम्बली में खिताब किया और जिस तरह से पाकिस्तान का फ्लड की सिचुएशन को जिस तरह से उन्होंने उजागर किया, इसके साथ साथ फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी बहुत अच्छे तरीके से पाकिस्तान का केस वहाँ पे जो है वो प्रेजेंट किया और बताया कि किस तरह से पाकिस्तान जो कि जो क्लाइमेट चेंज की सज़ा भुगत रहा है, जो इंडस्ट्रियलाइज्ड वर्ल्ड है
उनके गुनाहों की सज़ा भुगत रहा है। लेकिन इसके साथ साथ एक बात मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा, शायद मुझे लगता है कि जो जिस तरीके से तैयारी करके जाना चाहिए था वो उस तरीके से तैयारी करके पाकिस्तानी वफ्द वहाँ नहीं गया। हमने देखा कल जो शहबाज शरीफ साहब ने जो इंटरव्यू दिया ब्लूमबर्ग को, और जिस तरह से उन्होंने क़यामत का मंजर पेश किया, तो उससे हमने ये देखा कि पाकिस्तान का जो सॉवरन बॉन्ड्स थे वो कल एक दिन में, फ्राइडे के दिन में उनकी फेस वैल्यू जो थी वो आधे तक गिर गई, और उनकी यील्ड में ऑब्वियसली इजाफा हो गया, क्योंकि उससे एक जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर था उसमें एक खौफ पैदा हो गया कि जैसे कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करने जा रहा है। और हमने देखा कि बाद में जो है वो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ता इस्माइल साहब जो है वो आए और उन्होंने जो है वो उस डैमेज को अंडू करने की कोशिश की, लेकिन डैमेज जो है वो ऑलरेडी हो चुका था। तो मेरे ख्याल में इस चीज़ की इस तरह से ज़रूरत नहीं थी। शायद वो कुछ ज़्यादा कह गए और उनको इतना कुछ नहीं कहना चाहिए था। ठीक जी, नसीम सिद्दीकी, आपका टेक क्या? आप समझते हैं प्राइम मिनिस्टर आलमी बरादरी की हिमायत हासिल कर सकेंगे? देखिए, दुआ मैं इनकी नीयत के ऊपर बिल्कुल शक नहीं करता। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, पूरा अपना एनवॉय लेके गए, लेकिन आप देखेंगे पिछले 5-10 साल से जिस तरह शरीफ फैमिली के ऊपर इनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात लगे और इंटरनेशनली लगे हैं। जिस तरह पनामा जो है वो पाकिस्तान की कोई दरियाफ्त नहीं थी, वो इंटरनेशनल जर्नलिस्ट ने मिल के वो सब कुछ निकला था। तो मेरे ख्याल से कॉन्फिडेंस की कमी है। जिस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी का भी नवीद ने जिक्र किया, वो ना तजुर्बेकार वज़ीर ख़ारजा, भी उनका कोई तजुर्बा इतना नहीं है सियासत में, नौवारिद है। तो पाकिस्तान का केस तो बड़ा स्ट्रांगली आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा। आपको पता है कि पाकिस्तान को वैसे ही आइसोलेशन में रखा जाता है, फैटफ का मामला हो या उससे पहले आपने देखा कि UNGA में जब हमारे साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान गए थे और उन्होंने कितनी ज़बरदस्त वहाँ पे तकरीर की थी, जिसमें उन्होंने इस्लामोफोबिया के बारे में जिक्र किया था कि एक जो है वो इन्होंने इसको एक हवा बनाया हुआ है। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है अभी मौजूदा भी शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने बड़ी अच्छी अपनी तरफ से कोशिश की है। उन्होंने तस्वीर कशी करने की कोशिश की है कि पाकिस्तान में जिस तरह सैलाब आया हुआ है, जिस तरह तबाहकारियाँ हो रही हैं, और इसमें दुनिया भी उसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ये क्लाइमेट चेंज की वजह से तमाम मामलात हुए हैं और इसमें दुनिया को हमारी मदद बिल्कुल करनी चाहिए। क्योंकि इस वक्त जिस तरह 3-3.5 करोड़ लोग बेघर हुए हैं, पाकिस्तान ने दुनिया में जब भी कोई इस तरह का मामला हुआ है बढ़ चढ़ के जो है उसमें हिस्सा लिया है। तो मेरे ख्याल से अभी दुनिया को सोचना चाहिए और पाकिस्तान की भरपूर मदद करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इंसानियत जो है वो इस वक्त खतरे में है। बहुत मुश्किल से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और जो डोनेशंस भी मिल रही हैं, तो मेरी तो ये दुआ है कि अल्लाह ताला, ये उन लोगों की अमानत है, ये सही तरह अगर हर शख्स तक पहुंच जाएगी तो उससे उनके बहुत सारे आंसू धुल सकते हैं। लेकिन अभी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आगे हैं, लोगों को भूख का बड़ा मसला है, फूड क्राइसिस आ सकता है, बीमारियां फूट गई हैं, दवाइयां टाइम पे नहीं मिल पा रही। तो ये अभी आने वाले दिनों में ये मुश्किलात मजीद बढ़ती चली जाएंगी। तो दुनिया से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि पाकिस्तान की मदद करें और जो लोन्स वगैरह दिए हुए उसमें जो उनका इंटरेस्ट रेट है उसको भी कम करने की कोशिश करें। बिल्कुल सही बात है जी। आयशा साहिबा, आप समझती हैं दुनिया इस दर्द को समझेगी? जिस तरह मदद की बार बार अपील की जा रही है, आलमी बरादरी करेगी? देखिए, डोनेशंस की जो बात हो रही थी तो मेरे जहन में यही एक चीज़ आ रही थी कि पॉलिटिकल अनसर्टिनिटी बहुत जो है वो इसमें रोल प्ले कर रही है, हम इसको एडमिट करें या ना करें। अब जो इंटरनेशनल डोनेशंस आती हैं उनको ये समझ नहीं आ रहा कि एक तो हमारा इशू है इंटरनेशनल फाइनेंसेस, जब ट्रांसफ़र्स होते हैं ये सारी चीज़ें, वहाँ पे बहुत सारे हर्डल्स हैं। डोनेशंस बाहर के ममालिक से भी कंप्लेंट्स आ रही हैं कि हम डोनेट करें तो कैसे करें, कहाँ करें, जो बड़ी अमाउंट भेजता है उसको बैंक्स के साथ इश्यूज़ होते हैं। तो फिर आप ये देख लें कि अगर एक इंडिविजुअल को इतना इशू आ रहा है तो बड़ी फाइनेंसेस को जब वो सपोर्ट करते हैं, डोनेशंस भेजते हैं, तो उनको क्या इशू आ रहा है। दूसरा, जो ऑन ग्राउंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की मैंने बात की और अनसर्टेनिटी की बात की है, जो आपको डोनेशंस मिल रही हैं वो फ़िलहाल आपको शॉर्ट टर्म प्लान्स के लिए, आपको रिकवर करने के लिए काफ़ी हैं। केस जो लड़ा है, ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर हैं, जितनी भी उनकी टीम है, ये चीज़ हाईलाइट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, की भी, लेकिन उसका एक जो है वो बेनिफिट तब होता जब आपकी जो है ऑन ग्राउंड प्रिपरेशन आपको लोग देखते कि ठीक है ये अपने साथ जो जितने भी है एफर्ट तो कर रहे हैं, तो हम इनको कितना एडिशनल एफर्ट दें जिसके थ्रू ये उसको डिज़ास्टर को कोप कर सकें। तो ये एक चीज़ है। लेकिन जो फाइनेंसेस वाली मैंने
आपने बात की है, जो IMF की भी हम डिस्कशन करते हैं, वो सारा इशू बेसिकली तो यही आ जाता है कि आपने अभी डोनेशंस लेनी है जो आपको फ्लड रिलीफ के लिए चाहिए, जो आपके बाकी फाइनेंसेस हैं वो आपने फिर IMF और वो बाकी सारी चीज़ें, तो मेरा ख्याल है इन दो चीज़ों को डिवाइड करने की ज़रूरत है कि आप डोनेशंस फ्लड के लिए ले रहे हैं या अपनी इकोनॉमी के लिए ले रहे हैं, आप किस चीज़ के लिए ले रहे हैं। जब तक आप ये क्लैरिफाई नहीं करेंगे तो आपको इंटरनेशनल ऑडियंस आपको क्या समझेगी कि आप किस चीज़ लिए बेल आउट के लिए मांग रहे हैं, किस लिए मांग रहे हैं, तो आपको उस तरह से सपोर्ट नहीं कर सकेंगे, चाहे वो आपके साथ जितने मर्जी हमदर्द हो जाए। ठीक है जी, सलमान आबिद साहब। देखिए, बड़ी सीधी सी बात है कि इस वक्त पूरी दुनिया में इकोनॉमिक क्रंच आया हुआ है। अगर हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना कि दुनिया बड़ी जौक दर जौक और शौक के साथ पाकिस्तान में पैसा इन्वेस्टमेंट करेगी सैलाब मुतासिरीन के हवाले से, तो मुझे इसके इम्कानात बहुत कम लगते हैं। एक बात तो ये है। दूसरी बात इन्होंने आयशा ने बिल्कुल ठीक की है कि अनसर्टिनिटी के अंदर कोई भी ममालिक जो है ना, इदारे पाकिस्तान में उस तरह से इन्वेस्टमेंट भी नहीं करेंगे, चाहे वो इंसानी बुनियादों पर हो। और तीसरा बड़ा इशू है कि देखिए, पूरी दुनिया में ये डिस्कशन होता है कि पाकिस्तान को हर दफ़ा हम इमदाद देते हैं, वो खा कहाँ जाते हैं, कहाँ लगाते हैं, किन के ऊपर लगाते हैं, मुतासरीन कहाँ हैं, उनके ऊपर कितना पैसा लग रहा है। अभी आप देखिए जिस अंदाज से हम यहाँ पे रिलीफ के हवाले से इमीडिएट जो जिंदा रहने के लिए बुनियादी चीज़ें हैं उसको भी सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं, तो लोग तो हमारी हुकूमत पे सवाल उठा रहे हैं। और प्राइम मिनिस्टर जो है वो एक महंगे तरीन होटल के अंदर जो है वो सरकारी खजाने के ऊपर बैठ के पूरी दुनिया से इमदाद मांग रहे हैं। तो बहुत से कॉन्ट्रडिक्शन है पाकिस्तान की, और ये सिर्फ शहबाज शरीफ साहब का मसला नहीं है, हमारे यहाँ ओवरऑल हुक्मरानी का मसला है। हुक्मरानी का जो निज़ाम है वो इतना ज़्यादा अदम शफाफियत का शिकार है कि जिसकी वजह से दुनिया हम पर उस तरह से ट्रस्ट नहीं करती जिस तरह से उसको करना चाहिए। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। लेते हैं नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आएंगे। हमारा तीसरा सवाल होगा, साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार की लंदन से वापसी की तैयारियां हैं, वज़ारत ख़ज़ाना की जिम्मेदारियां दिए जाने का भी इम्कान है। सवाल ये रखेंगे, क्या इसहाक़ डार मईशत को बहरान से निकाल पाएंगे? राय लेंगे ब्रेक के बाद। और पाकिस्तान के हालात जो हैं, जो वर्ल्ड बैंक भी कह रहा है, IMF भी कह रहा है, सवाए ये भिखारी जो है खैरात मांगने के और कुछ काम नहीं करे। आप इनसे पूछें, इतने हालात ख़राब होने के बावजूद हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं है। जरदारी, शहबाज, नवाज, फजलुर रहमान कोई डिलीवर नहीं कर पा सक रहे। और आज शेख रशीद साहब को नाज़रीन आप सुन रहे थे। IMF पैकेज और दोस्त मुल्कों की मदद के बावजूद गवर्नमेंट डॉलर को कंट्रोल करने में नाकाम है, रुपया मुसलसल तनज़्ज़ुली का शिकार है और ज़र मुबादला के ज़खायर कम और इम्पोर्ट बिल बढ़ रहा है। इस बहरान में साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार की लंदन से वापसी की तैयारियां शुरू हो गई और इत्तलात ये आ रही है कि वो 7 अक्टूबर से पहले पाकिस्तान पहुँच जाएंगे, सेनेटर की रुकनियत का हल्फ उठाएंगे और वज़ारत ख़ज़ाना की जिम्मेदारियाँ संभालेंगे। इसी हवाले से हमारा सवाल, नवीद हुसैन साहब मैं आपसे आगाज़ करूँगी। सवाल यह है कि इसहाक़ डार आपको लगता है जब वापस आएंगे बिगड़ती मईशत को बहाल कर पाएंगे, आवाम को रिलीफ दे सकेंगे? दुआ मेरे ख्याल में देखें, जिस तरह की माशी सूरत हाल है, जिस तरह से जनवरी 2022 से पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो हैं गिर रहे हैं, जिस तरह से पाकिस्तानी रूपी गिर रहा है, और इंटरेस्टिंगली ये तवक्को की जा रही थी कि IMF की जो का प्रोग्राम रिवाइव होगा तो शायद रूपी भी जो है वो स्टेबलाइज होगा, लेकिन वो नहीं हुआ। अभी इस वक्त आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में 8.5 बिलियन डॉलर पड़े हैं, जो कि मुश्किल 6 हफ्ते की दरामदाद के लिए काफ़ी हैं। तो इस सारी सूरत हाल में अगर आप देखें, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने जो IMF के साथ मुलाकात की वहाँ पे IMF के ऑफिशियल के साथ, तो उसमें भी उन्होंने नेक्स्ट केस जो है उसमें जो भी IMF का पूरा प्रोग्राम है 3 बिलियन डॉलर मांग लिए। तो इससे नज़र ये आ रहा है कि सूरत हाल अच्छी नहीं है। आगे आपका बॉन्ड जो मैच्योर हो रहा है दिसंबर 2022 में, उसमें 1 बिलियन डॉलर से ज़्यादा आपने वहाँ रिपेमेंट करनी है। आपने पेरिस क्लब का जो 1 बिलियन डॉलर से ऊपर की रिपेमेंट डेट की रीसर्विसिंग करनी है, तो 2-2.5 बिलियन डॉलर तो आपको इमीडिएटली चाहिए। तो इस तरह की सूरत हाल में अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट तो इस बात पे इसहाक़ डार साहब के आने से ये एक सिग्नल मिल रहा है कि मिफ्ता इस्माइल साहब जो है वो सबका कमेंट ले मेरा नहीं ख्याल कि इसहाक़ डार साहब के पास कोई जादू की छड़ी है कि वो कुछ ठीक है। नसीम सिद्दीकी साहब जी, नसीम सिद्दीकी साहब।
देखिए दुआ, बिल्कुल जिस तरह भी आखिरी लफ्ज़ इन्होंने इस्तेमाल किया है नवीद ने कि उनके पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, वो ऐसी कौन सी पॉलिसी ले आएंगे जो लंदन बैठ के वो मिफ्ता इस्माइल या बाकी वजारत ख़जाना को नहीं बना सकते थे। पाकिस्तान का जो असल मसला है इस वक्त वो अनसर्टेनिटी है, हमारी एक्सपोर्ट्स का बेड़ा गर्क हुआ हुआ। जब तक आप कॉन्फिडेंस बहाल नहीं करेंगे इंटरनेशनल बिडर्स का और इन्वेस्टर्स का, तब तक हालात एक शख्स आके यहाँ नहीं बदल सकता। और फिर मैं वही बात करूँगा कि जिनके ऊपर इतने इल्ज़ामात लगे, जो मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से इतने अरसे मुल्क से गायब रहे, और फिर जब वो वापस आते तो दुनिया में भी हमारा मजाक उड़ता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि उनके आने से कोई हालात बदल जाएंगे। ये हालात अगर बदल सकते हैं तो सिर्फ जल्द अज जल्द इलेक्शन होने से और सियासतदानों के एक साथ बैठने से, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान लीड कर रहा है। देखिए पहली बात तो बड़ी सिंपल सी है कि इसहाक डार का पाकिस्तान आना पाकिस्तान के सियासी निज़ाम का, पाकिस्तान के आईनी निज़ाम का और पाकिस्तानी अदालती निज़ाम का इससे बड़ा मजाक पाकिस्तान की सियासी तारीख में नहीं हो सकता। एक शख्स यहाँ से डील करके गया, बीमार हो गए, अपने उससे तासुर किया और अब वो ठीक भी हो गए और वो डील के तहत वापस पाकिस्तान आ रहे हैं। ये पूरा एक सवालिया निशान है पाकिस्तान के निज़ाम के ऊपर। जी डॉक्टर जमील अहमद खान साहब। जी डॉक्टर साहब, जी डॉक्टर साहब आपकी ऑडियो में इशू आ रहा है। जी आयशा साहिबा। जी जी आई एम बैक। अच्छा, तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो इस वक्त जो हमारा इस वक्त दुनिया या अक़वाम में हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की जो हमारी ज़्यादा पजीराई है वो हमें पता है कितनी बेतौकीदी होती है। जब हम एक्स्ट्राडिशन के लिए भी अप्लाई करते हैं किसी के लिए तो वो यही हमसे 10 सवाल पूछते हैं कि आपके जो सिस्टम में यही खामियां हैं। तो जब हमारे सिस्टम पे हमारे अपने लोगों का ट्रस्ट बरकरार नहीं है, खासतौर पर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो हमारा है। आयशा साहिबा आपसे भी माजरत, टाइम खत्म हो गया है। आज के एक्सपर्ट से इतना ही। फीडबैक दीजिएगा। ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।